गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कल तक हमने जो स्टडी किया था वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल या ड्यू टू बार मैग्नेट एक्सियल एंड कोएक्सियल पोजीशन होती है, जिसमें से एक्सियल पोजीशन हमने प्रूव किया था। एक्सियल पोजीशन और इंड ऑन पोजीशन कहते हैं इसको, या गॉस ए पोजीशन कहते हैं। इसके नाम याद रखेंगे, एक्सियल पोजीशन और इंड ऑन पोजीशन और गॉस ए पोजीशन। इसकी मैग्नेटिक फील्ड में निकाला था B = μ0/4 पाई 2 कैपिटल M बाई RQ, ठीक है ना। तो R की जगह D भी ले सकते हैं, जो आपको इच्छा हो वो ले सकते हैं। नोटेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग सेकंड, जिसे कोएक्सियल पोजीशन कहते हैं, उसका डेरिवेशन करेंगे। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपने कोएक्सियल पोजीशन की निकाली थी। देयर आर टू मेथड, एक्सियल एंड कोएक्सियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस टाइप से निकाली थी, जैसे निकाला था, मेथड बिल्कुल सेम है। आज आप देखेंगे बिल्कुल सेम जैसा लगेगा, इसलिए इसको ध्यान दें। जो कोएक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं किए हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे। एक्सियल वहां का भी समझ में आ जाएगा और कोएक्सियल भी, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे आज हम लोग सेकंड नंबर, कोएक्सियल पोजीशन और इसी को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं, या इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं इसी को। क्या नाम है इसका? इक्वेटोरियल पोजीशन या गॉस बी पोजीशन। ये सभी नाम किसी भी नाम से पेपर में आ सकते हैं। एक्सियल कोएक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन और गॉस बी पोजीशन। एक एक्स्ट्रा नाम यहाँ पे आपको जो मिला है वो गॉस बी पोजीशन। एक्सियल को गॉस ए पोजीशन कहते हैं। तो गॉस ए या गॉस बी के नाम से आए तो आप समझ जाएं कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो कोएक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन और गॉस बी पोजीशन, ये नाम याद रखेंगे। अब हम लोग इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वो बार मैग्नेट के या एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट P पे फाइंड करेंगे। एक्सियल में अलोंग द एक्सिस फाइंड कर रहे थे, एक्सिस में कहीं पे भी निकाल सकते हैं। बार मैग्नेट के एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पे, वो पॉइंट माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी हो सकता है, जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमने इस साइड में निकाल दिया तो कई बच्चों को लगता है इधर ही बस निकाल सकते हैं, इधर नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है, कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी to be determined along the perpendicular bisector of dipole और बार मैग्नेट। The magnetic field intensity to be determined along the perpendicular bisector of dipole at any point
at any point is called coaxial position. Coaxial position or Gauss-P position. Gauss-P position. ठीक है, इस तरह से हम लोग कोएक्सियल पोजीशन को डिफाइन कर देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और डाइपोल पे किसी भी पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ बार मैग्नेट और पोल N and S, N pole and S pole with dipole length L. To find magnetic field intensity at point P which is placed small r distance from the center of bar magnet. क्या तब नोट कर लें? तो एक बार देख लेते हैं क्या हमने कोएक्सियल पोजीशन को डिफाइन किया है। The magnetic field intensity to be determined along the perpendicular bisector of dipole or bar magnet at any point is called coaxial position or Gauss-P position. Consider a bar magnet of pole north pole as well as south pole with dipole length 2L to find magnetic field intensity at point P which is placed small r distance from the center of bar magnet. ठीक है, यहाँ स्मॉल आर लिया है, स्मॉल डी कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम आर ले रहे हैं तो आर ले लेते हैं। क्लियर है सभी को? अब इसका फिगर बनाते हैं, इसको मिटा दें। किसी कुछ पूछना तो नहीं? सबसे पहले देखिए हम क्या बनाएंगे। सबसे पहले आपको एक बार मैग्नेट बनाना है। बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल कहीं भी ले सकते हैं। आपको याद है माइनस क्यू और प्लस क्यू लिया था, तो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ ले लेता हूँ। ये ध्यान रखना है, पोल ले सकते हो कहीं भी, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी आप लोग डायग्राम को रटते हो, समझते नहीं हो, गलती वहां पे हो जाती है। और डायग्राम यदि मैं बनाने के लिए बोलूँ तो बहुत सारे लोग गलत बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। यहाँ से ये डायपोल लेंथ हो गई 2L, कितनी हो गई 2L। अब इसका जो मिड पॉइंट है जिसे हम बाइसेक्टर बोलेंगे बार मैग्नेट का, वहां पे एक पॉइंट O ले लेता हूँ। ठीक है, ये L हो गया, ये L हो गया, तो L को डिवाइड कर लिया L और L में, यही लिखा है। सबसे पहले आपने क्या लिखा है, कंसीडर अ बार मैग्नेट ऑफ पोल नॉर्थ एंड साउथ। सबसे पहले हमने एक बार मैग्नेट कंसीडर किया यहाँ पे विद डायपोल लेंथ 2L। इसके बाद क्या लिखा है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P व्हिच इज प्लेस्ड स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। वो कहाँ पे है पॉइंट P जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, इसके पॉइंट पे है। ये बाइसेक्टर एक्सिस है, इसमें कहीं पॉइंट P है एक जगह जो यहाँ से r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, वहां पे बना दिया मैंने, ये हो गया आपका पॉइंट P। अब क्या करना है आपको, पॉइंट P को
नॉर्थ पोल पहले इसका एक्सिस बना लें, ये इसकी एक्सिस हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको उस पॉइंट से मिला दें। ठीक है, मिला दिया मैंने, क्लियर है। अब ये डिस्टेंस, ये यदि एल है, ये भी एल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आर है, ये एल है, तो अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डिस्टेंस उसी तरह बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। नॉर्थ पोल बिहेव एज अ प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस साउथ पोल बिहेव एज अ माइनस क्यू चार्ज। तो इसके कारण जो फील्ड लाइन है वो कहां जाएगी, बाहर की ओर सीधा। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1, क्या हो गया B1, और जो साउथ पोल है उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई B2। क्लियर है। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इन दोनों का किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट पैरेलल टू द बार मैग्नेट एक्सिस। जो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा पैरेलल टू द मैग्नेटिक एक्सिस होगी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। याद रखिएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक एक्सिस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगी। ये है हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड B। अब यदि ये थीटा एंगल यहां से बना रहा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा हो जाएगा, दोनों थीटा हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, B1 और B2 को इस तरह से रिजॉल्व करो कि B के डायरेक्शन में आ जाए। B1 और B2 जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाया था, याद है सबको, बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है। तो B1 को रिजॉल्व करेंगे तो जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर क्या बन जाएगा, B1 cos थीटा, और उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या बनेगा, B1 sin थीटा। याद है क्या। ऐसे B2 को देखिए, B2 किसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ, तो जिसके साथ बना रहा है उधर क्या हो जाएगा, B2 cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, B2 sin थीटा। B1 sin थीटा, B2 sin थीटा। अब आप ये बताइए, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कितने कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में कितने कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। दो कंपोनेंट इधर हो गए, B1 sin थीटा इधर, B2 sin थीटा इधर। यदि B1 इक्वल टू B2 आ जाए, समझिएगा बात को, यदि B1 इक्वल टू B2 हो जाए तो जितना ये ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है उतना ही नीचे है, तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तब जब B1 इक्वल टू B2 होगा। यदि B1 इक्वल टू B2 नहीं है तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे जो कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल कब होंगे, जब B1 इक्वल टू B2। तो यदि मान लो B1 B2 के बराबर है तो ये B1 sin थीटा, ये भी B1 sin थीटा। यदि 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और 10 टेस्ला का नीचे जा रहा है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन इधर तो कैंसिल नहीं होंगे, भले इक्वल हो, दोनों की डायरेक्शन क्या है, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इस डायरेक्शन में। समझ में आया क्या। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा जो आगे हम अभी देखेंगे। पहले डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, बनाइए अच्छे से। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों पोल के कारण 1 by 1 निकालना है। पहले नॉर्थ पोल या साउथ पोल के कारण
पहले नॉर्थ ले लें फिर साउथ ले लें। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालते थे, पहले प्लस क्यू के कारण फिर माइनस क्यू के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to n pole, due to n pole। नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंगल पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कितना होता है हार्दिक? एक सिंगल पोल, मोनोपोल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट अपान 4 पाई एम बाई टी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था, जहां एम पोल स्ट्रेंथ है, डी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एम बाई नॉर्थ पोल से लेकर उस पॉइंट P ऑब्जर्वेशन तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम लिखेंगे NP स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए लिखेंगे अलोंग NP वेक्टर। B1 की डायरेक्शन किसी को दिख रही है इस डायग्राम में? B1 की डायरेक्शन क्या है? ठीक है, यहाँ B1 वेक्टर लिख सकते हैं, यहाँ पे B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? N से P की ओर। तो हमने क्या लिख दिया? NP वेक्टर। क्लियर है? यहाँ वेक्टर नहीं लिखिएगा, ये यहाँ मैग्नीट्यूड में लिखा जा रहा है। डायरेक्शन यहाँ बता दिया मैंने, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखा है किसमें लिखा है? मैग्नीट्यूड में। यहाँ वेक्टर नहीं लगाना, याद रखिए, ठीक है। यदि गलती से यहाँ वेक्टर लगाया तो फिर ये पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको मैग्नीट्यूड में लिखना है। अब B1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई। NP कितना है? NP कितना है डिस्टेंस? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। तो यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा, चूंकि NP स्क्वायर करना तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया अलोंग NP वेक्टर। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गया? सबको आ रहा है ना? तो डिस्टेंस हमारी कितनी है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ तक लिखे। इसके बाद अब हम सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण निकालेंगे? साउथ पोल के कारण निकालेंगे। जैसे नॉर्थ पोल के कारण निकाला, ऐसे ही साउथ पोल के कारण निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू S पोल, यहाँ पे सुधार करेंगे, उसी में नहीं करना, अलग से लिखेंगे, ठीक है। अलग से आपको लिखना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू S पोल। N पोल के कारण हो गया, अब S पोल के कारण निकालेंगे, तो इसको B2 लिख देंगे और ये एज इट इज रहेगा। S पोल के कारण देखिए SP स्क्वायर लिख दें इसको, अलोंग क्या लिखेंगे? अलोंग PS वेक्टर, अलोंग PS वेक्टर। ध्यान रखिए, अलोंग SP नहीं लिख सकते, कर देखिए ध्यान से। अलोंग P से S की ओर वेक्टर है, यदि आपने अलोंग SP लिख दिया तो गलत हो गया। PS वेक्टर, PS, P पहले फिर S, लिखने का तरीका ध्यान रखना है। B2 इक्वल टू, अब डिस्टेंस देखिए सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है क्या? SP और NP दोनों सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो ये इक्वेशन सेम रहेगा। अलोंग PS लिख देंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सेम है, दोनों सेम है। यहां तक लिखिए जल्दी से।
दोनों इक्वेशन यदि सेम है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, मतलब B1 इक्वल टू B2 है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा? यदि B1 इक्वल टू B2 है तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट है, ध्यान से देखिए, B1 sin थीटा वर्टिकली अपवर्ड एंड B2 sin थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड। यदि B1 B2 इक्वल हो गए तो दोनों सेम हो गए, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट क्या हो गए? इक्वल हो गए। लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा? दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो B1 sin थीटा का जो कंपोनेंट था B2 sin थीटा से कैंसिल हो गया, मतलब इधर और इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इधर मिलेगा केवल। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन मिलेगा। अब हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे निकाल लें ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल या बार मैग्नेट, आर बार मैग्नेट भी बोलते हैं इसको, ड्यू टू डाइपोल और बार मैग्नेट। अब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा और कितना लिखूंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड? नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखूंगा? B इक्वल टू B1, देखिए इधर B है ना, तो B1 का कौन सा कंपोनेंट इधर है? B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा करेंगे और इधर वाले तो कैंसिल हो गए कि नहीं? तो कौन सा कंपोनेंट बचा? B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया क्या हमने? इस बार मैग्नेट के कारण जितनी मैग्नेटिक फील्ड थी पूरा लिख दिया और जो कैंसिल हो गया उसको नहीं लिखा। समझ में आ गया? इधर वाले कैंसिल हो गए, केवल ये बचा है। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। क्लियर है सभी को? अब क्या है यहाँ पे? नाउ हियर B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये आपका टर्म है, मतलब B1 और B2 इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बोथ आर इक्वल। क्लियर है? सो B1 इक्वल टू B2 हो गया। तो इस इक्वेशन में जहां B2 है वहां B1 लिख दें, कोई दिक्कत किसी को? जहां B2 लिखा है वहां B1 लिख सकते हैं क्या? तो ये इक्वेशन आपका कितना हो जाएगा? B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा। मैंने क्या किया? B2 के जगह पे B1 ही रख दिया क्योंकि इक्वल है दोनों। तो चाहे B1 की जगह B2 रख दो, चाहे B2 की जगह B1 रख दो, दोनों इक्वल है तो एक को रिप्लेस कर दो, तो दोनों अब क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। B इक्वल टू 2B1 cos थीटा। अब B1 की वैल्यू रख दें और cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से फाइंड कर लेंगे। तो B1 की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू यहाँ रख दें तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू निकाल लें और फिर आगे सॉल्व करें। यहाँ तक लिखिए अच्छे से, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं कहीं पे भी। अब आइए देखते हैं इसके आगे cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। cos थीटा की वैल्यू डायग्राम से लिखेंगे। यहाँ तक लिख लिया आपने? डायग्राम से देखते हैं, लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PSO। PSO ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये O पॉइंट यहाँ है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है। PSO ले लें यदि, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू
थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। क्लियर है सभी को? अब ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। cos थीटा की जगह पे cos थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से निकाल के पुट कर देना है। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन, इसको ऐसा लिख देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आया क्या ये स्टेप? यहाँ का cos थीटा की वैल्यू ये रख दिया, बाकी आज लिखा है। आ रहा है समझ में? ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी, 2 को अंदर गुणा कर लिया m के साथ, ये 2 m के साथ चला गया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m इंटू 2l कर ले यहां ऊपर, m इंटू 2l, और देखिए ये क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट को क्या लिख सकते हैं? पावर 1/2। अंडर रूट या एक्स लिखा है तो इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2। पता है क्या रूल? अंडर रूट में कोई वैल्यू लिखी है तो उसको पावर में यदि लिखना है तो पावर में क्या लिख सकते हैं? 1/2। अंडर रूट का मतलब यहाँ पे 2 होता है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 2 होता है। यदि ये क्यूब रूट होता तो यहाँ क्यूब हो जाता, यहाँ क्या हो जाता? क्यूब, और फिर यहाँ हो जाता पावर 1/3। यहाँ जो भी रूट के अंदर रहता है, यहाँ पे क्यूब है तो 1/3, 2 है कुछ नहीं है तो 2 है, 1/2, उसी को रूट बोलते हैं। ठीक है ना? ये बेसिक फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो हमने रूट की जगह क्या लिख दिया? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। अब देखिए ये पावर, इसका पावर कितना? 1, इसका पावर 1/2। बेस समान है क्या? बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगी, सिंपल। तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा? 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 3/2। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। सही लिख दिया क्या? सही लिखा है। अब m इंटू 2l क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। याद है क्या? स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है, 2l क्या है? डायपोल लेंथ। पोल स्ट्रेंथ इनटू डायपोल लेंथ इक्वल टू डायपोल मोमेंट। जिनकी क्लास छुट्टी है वो वीडियो जरूर देख लें, प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देख लें। एक तो जो छुट्टे हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक हो जाता है तो फिर समझ नहीं आता। अब उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं नहीं। तो जो आपका छूट जाए मैं ग्रुप में भेज देता हूँ वीडियो, उसको आप किसी भी टाइम पे देख सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। आपका बैकअप पूरा हो जाएगा। वीडियो तो देखना पड़ेगा। बैकअप पूरा कैसे करेंगे? वीडियो देखकर। तो थोड़ा सा ध्यान दें जब भी छूटे। अब इसके आगे क्या करेंगे? इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। कैपिटल M मैंने किसको लिख दिया? m इंटू 2l को। m क्या हो गया? इसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को याद रखेंगे। जिस तरह से आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपिटल P लिखते थे, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे कैपिटल M लिखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सीधा सीधा बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे केस हम लोग लगाते हैं, याद है आपको?
इफ आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, क्योंकि डायपोल लेंथ है तो एल बहुत छोटा होता है, उस समय एल नेग्लिजिबल हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एल को जीरो कर देंगे तो क्या बचेगा बोलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2। देखिए 3/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल एम बाई आर क्यूब। याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सवेल का क्या निकाला था, याद है कितना निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब निकाला था। ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कोएक्सियल पोजीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। यहाँ देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, P यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, R यहाँ पे वही डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की एक्सिस से, यहाँ पे R वही है एक्सिस से ऑब्जर्वेशन पॉइंट, केवल कांस्टेंट K की वैल्यू अलग है, बाकी फार्मूले बिल्कुल सेम है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आज घर में आप लोग एक्सियल कोएक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का करके लाएंगे कल, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, करके आएंगे एक्सियल कोएक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको कल करके लाना है। सभी को ध्यान रखिए, रफ में लगा के आएंगे, नेसेसरी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।